CH39 मोक्ष की कंपनी में नित्य बेशर्मी नया प्लान। उसकी बात सुन रक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन अब उसकी फियांसे है, वो मेरी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है मुझे इस अबे में पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में वो मेरी बहन को परेश करे। उसकी बात सुन अब आशीष भी अपना सर हिला देता है। फिर कुछ सोच के बोला, भाई क्या मैं मॉम और प्रिंसेस स्नेहा को आपके यहाँ आने के बारे में बता दूं? उसकी बात सुन रक्षित बोला, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब आगे। उसकी बात सुन आशीष एक सैनिक की तरह उसके सैल्यूट करते हुए बोला, आए आए बॉस, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि मुझे अब हमारी प्रिंसेस से ज्यादा उसके फाइनेंस ले नजर रखनी होगी। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वही रक्षित बस उसको जाता देख मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो अपने अपने सीईओ के चेयर पे बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद कर उस पल के बारे में सोचने लगता है जब वो न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी के हेड्स के साथ मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में आया था और अपना फोन चेक किया जिसमें मैसेज आया था, भाई आज मैं ऑफिस के का से दूसरे सिटी जा रहा हूँ, वहाँ हमारा प्रोजेक्टों को लेकर डिस्कशन है। उस मैसेज को पढ़ वो बस ओके में रिप्लाई कर देता है। उसके बाद वो अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। तभी उसके हाथ से गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है जो कि उसके घर के सीसीटीवी कैमरे को इसलिए एक्सेस कर देता है। ये सिस्टम उसने खुद ही अपने लैपटॉप में और मोबाइल फोन में अपडेट किया था। इसे वो कभी भी कहीं भी आने घर वालों को देख सकता था। ये कैमरा उसके फ्लोर पे लगा सीक्रेट कमरा था, इसलिए इस कमरे का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ रक्षित के पास है। इस बारे में उसके घर पे किसी को नहीं पता है। वहीं जब नित्य और वो गुंडे वह खड़े होकर बात कर रहे तो उनकी आवाज उस कमरे के जरिए रिकॉर्ड हो रहा था जिसे रक्षित भी सुन सकता था, जिसे सुनने के बाद उसके हाथों की मोती काश गई थी। उसने जल्दी से गाइस को कॉल किया लेकिन उसका कॉल जा ही नहीं था जिसे वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इसलिए वो बिना वक्त गवाए ही आशीष को कॉल करता है। आशीष को कॉल करते वो जल्दी से बोला, घर जाओ, प्रिंसेस प्रॉब्लम में है। उसकी बात सुन आशीष जो मस्त कार चलते हुए गाना बहा रहा था वो जल्दी से अपनी कार में ब्रेक मारते हुए बोला, भाई ऐसा भी क्या हो गया है? उसकी बात रक्षित बोला, जितना बोल रहा आशीष उतना करो, अगर उसे 1 करोड़ भी आई तो देख लेना। उसकी बात सुन आशीष डर गया। वो हकलाते हुए बोला, भाई मैं मुंबई से लगभग 3 घंटे की दूरी पे हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। इसकी बात सुन रक्षित अपने लैपटॉप की तरफ देखता है जहां पे इस वक्त एक आदमी थोड़े दूर पे पड़ा था, जिसे देख रक्षित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन फिर उसने देखा कि कैसे नित्य उन आदमियों से निपट रही है। उसे खुशी हुई कि उसकी बहन अपनी रक्षा करना जानती है, वरना पता नहीं उसके साथ क्या होता। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो अपनी सोच से एक आवाज के साथ बाहर आया। वो जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखने लगा। वो देखता है कि कुछ गार्ड्स वहां आ गए हैं और नित्य उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जिसे सुन रक्षित जो कि अभी भी आशीष के कॉल को कंटिन्यू कर रहा था, वो आशीष को ऑर्डर देते हुए बोला, आशीष हमारे कुछ आदमियों को बोलो पैलेस के पीछे गार्ड्स कुछ आदमियों को लेकर गए, वो उन्हें वहां से जिंदा लेकर हमारे डार्क हाउस में लेकर आने के लिए। एक बात और, वो लोग उन गार्ड्स को कुछ नहीं करेंगे, समझ गए न? उसकी बात सुन आशीष बोला, ओके भाई काम हो जाएगा, मैं अभी घर जाता हूँ। उसके घर जाने वाली बात सुन रक्षित बोला, उसकी जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ अपने मीटिंग को हैंडल करो, लेकिन मैंने जो काम दिया है उसको कंप्लीट करना मत भूलना। आशीष से बात करने के बाद वो अपने असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाते हुए बोला, मेरी इंडिया जाने की तैयारी करो, अब से मैं हमारी कंपनी को इंडिया से ही हैंडल करूंगा। उसकी बात सुन उसका असिस्टेंट अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। रक्षित अपनी सोच से बाहर आता है। उसके बाद वो अपने फोन में नित्य की फोटो को देखते हुए बोला, बच्चा बहुत साल से मैं आपको ढूंढ रहा था, अब जाके आप मिले हो, इसलिए मैं आपको अब खोना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वो कुछ देर तक नित्य की फोटो को देखता है। उसके बाद अपने काम में लग जाता है। वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके अपने घर जाना चाहता था अपनी बहन मिलने के लिए। दूसरी तरफ
नित्य इस वक्त मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे अभी भी मास्क था। वही उसके बगल में बैठा नील उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। नित्य भी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बातों को सुनते हुए अपने फोन को चेक करने लगी। उसने सबसे पहले मोक्ष का छत बॉक्स खोला जिसे बहुत सारे गुड मॉर्निंग के मैसेज आए हुए, जिसे देख नित्य की आंखें छोटी हो गई थी। उसको नहीं पता था लोग प्यार में क्या क्या करते थे। उसके लिए तो बस पैसा और पावर ही मायने रखता था। इसलिए मोक्ष का गुड मॉर्निंग के इतने सारे मैसेज को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा जैसे मोक्ष उसको मैसेज के जरिए ही उठने की कोशिश कर रहा। इस बात से अनजान कि नित्य अपने फोन को ज्यादा टाइम म्यूट करके रखती थी, क्योंकि उसे फोन की रिंगटोन और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वैसे रीडर, आप में से कितने लोगों का अपने फोन के बारे में यही ख्याल कि फोन के रिंगटोन और वाइब्रेटी बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं जा। कारण आपको अपने फोन को हमेशा म्यूट रखना पसंद है। मुझे तो आए दिन इसके लिए डांट पड़ती है, क्योंकि मेरा फोन 24/7 म्यूट में रहता है। अब स्टोरी पे आते हैं। नित्य अभी उसक मैसेज का कुछ रिप्लाई देती उसे पहले ही मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है। मयंक के साथ मोक्ष उस रूम में आता है। उसकी नजर सबसे पहले नित्य के नीले आंखों पे जाती है, जिसे देख उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो नित्य की तरफ हाथ को आगे करते हुए बोला, हेलो मिस निक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद सुन नित्य ने भी उसको इसे तरह बोली, सेम टू यू मिस्टर राठौड़। उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और मयंक अपनी प्रेजेंटेशन देने लगा, जिस प्रोजेक्ट पे नित्य और मोक्ष ने कोलैब करने वाले थे। थोड़े टाइम में मयंक ने अपनी प्रेजेंटेड को खत्म किया और मोक्ष की तरफ देखने लगा जैसे कुछ सुने की उम्मीद कर रहा। उसके उलट मोक्ष ने उसको इग्नोर करते हुए बोला, सो मिस निक, क्या आपको हमारा प्रपोजल अच्छा लगा? उसको बात सुन नित्य ने जवाब दिया, मिस्टर राठौड़, आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा, मुझे भी खुशी होगी आपके साथ कोलैब करने में। सो डील इज फाइनल, आगे की बात आपसे मेरा असिस्टेंट नील कर लेगा। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपना हाथ आगे करते हुए बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा था निक कॉर्पोरेशन की ओनर एक 18 साल की छोटी बच्ची होगी। उसके बाद वो उसको अपने पास खींच लेता है और बिना वक्त गवाए उसके चेहरे से मास्क को निकल देता है। उसके मास्क निकलते ही नील और मयंक को जोर का झटका जोर से लगा था। जहां मयंक ने निक कॉर्पोरेशन की सीईओ को देख उसको अब अपनी जिंदगी झूठ लग रही थी। एक लड़की जो कि अभी खुद 18 साल की लड़की, वो लड़की दुनिया के नंबर 1 कंपनी की सीईओ है। इसका मतलब ये है कि जब नित्य 16 इयर्स की तब उसने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ये जाने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो वही मिल बेचारा सड़ने था, क्योंकि जिस तरह से मोक्ष ने उसकी बॉस को अपने पास खींचा था और उससे बात कर रहा था, उसे नील बहुत ज्यादा शॉक्ड था। वो जल्दी से आगे आते हुए बोला, मिस्टर राठौड़, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी बॉस को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद सुन मोक्ष बोल अपने होठों पे हल्की से चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारी बॉस को हाथ भी लगा सकता हूँ, उसे गले भी लगा सकता हूँ और उसे किस भी कर सकता हूँ। मोक्ष ये सब बहुत ही ज्यादा बेशर्मी से बोल रहा था और अपनी हर एक कही बात को एक्शन में कर भी रहा था, जिसे नित्य का चेहरा लाल हो गया था। ये गुस्सा था या फिर शर्म, उसे खुश भी नहीं पता था। वही नील गुस्से मोक्ष की बोला, मैं बोलता हूँ, अभी के अभी छोड़ो मेरे बॉस को। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आप कुछ क्यों नहीं कर रही है? मैं राजवीर को कॉल करता हूँ, इन्हें तो वो दोनों ही सबक सिखा देंगे। उसकी बात सुन मोक्ष नित्य की आंखें में देखने लग। तभी नित्य भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे फियांसे है। उसकी बात सुन नील के हाथ से सबसे पहले उसका फोन गिरा, उसके वो भी गिर गया। उस वक्त उसके मुंह से चीख निकलने की जगह सिर्फ एक शब्द बाहर आया, फियांसे। इसी के साथ वो बेहोश जाता है। आज उस इंसान के ऊपर बिजली गिर गई थी, उसको सदमा लग गया, उसकी हार्टलेस बॉस का फियांसे भी है। वही खड़ा मयंक जो अब तक हैरानी से अपने बॉस की बेशर्मी देख रहा था, वो नील को इस तरह से बेहोश होता देख जल्दी से उसके पास आया और उसके पानी की छिटे मरने लगा। उसके ऐसा करने वो जल्दी ही होश में आ जाता है। दूसरी तरफ
स्नेहा अपने कमरे में बैठी थी और नित्य से बदला लेने की सोच रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा आखिर नित्य के पास इतनी पावर आई कहाँ से। वो अभी ये सब सोच ही रही कि तभी उसका फोन बजा। फोन अपने फोन में शो हो रहे नाम की देखा उसको, बाद जल्दी से अपना फोन पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसी हो स्नेहा। उस आवाज को सुनते ही स्नेहा ने अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, तुम इंडिया कब आ रहे हो। उसको आवाज में सामने वाले ने उदासी को साफ नोटिस किया था, जिसे समझ वो बोला, क्या हुआ स्नेहू, कोई परेशानी है क्या, तुम्हारी आवाज इतनी लो को सुनाई दे रही है। उसकी बात को समझ को स्नेहा हल्की सिसकी लेते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ। ये सब स्नेहा जानबूझकर कर रही थी। तभी सामने वाले इंसान ने बोला, स्नेहा तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप की कसम है, बातों क्या हुआ। उसकी बात सुन स्नेहा के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई, लेकिन वो सिसकने का नाटक करते हुए बोली, मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, एसजीएच नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसकी बात सुन सामने से आवाज आई, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया, वो तुम्हारा अच्छे से चेकअप करते। उसकी बात को स्नेहा बोली, डॉक्टर आए थे मुझे चेक करने के लिए, लेकिन उन्हें वो सब नहीं पता चला जो चलना चाहिए था। तुम्हारा मतलब क्या है। सामने एक बार फिर से आवाज आई तो स्नेहा बोली, मेरी बॉडी में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे मारा गया है, और ये सब करने वाली इंसान मेरी एडॉप्टेड बहन है। उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, ऊपर आज सुबह भी उसने मुझे मारा। उसके बात को सुन सामने वाले इंसान की हाथों की मोती काश गई। वो बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ कुछ करूं, उसको सबक सिखाऊं। तुम उसका कुछ भी कर सकते हो, वो इस घर में अब सबकी लाडली बन चुकी है। मोक्ष भी अब मुझे छोड़ उसे पसंद करने लगा है। इसी के साथ वो और रोने लगी थी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को सबक सिखाऊंगा, अब बस तुम देखती जाओ मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की, अब उसको तुम्हार हर एक आंसू का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं आज ही इंडिया आया हूँ और तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आ रहा हूँ। उसके बात को सुन स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। वो भी ठीक है, आ जाओ, आज रात हम सब साथ में डिनर करेंगे। उसके इंसान के फोन रखते ही स्नेहा ने एविल स्माइल करते हुए बोली, अब देखती हूँ नित्य तुम मेरे इस वार से कैसे बचती हो। इधर ऑफिस में मोक्ष नित्य को अपने केबिन में लेकर आता है और उसे सोफे बैठ देता है। उसके बाद वो इंटरकॉम से अपने और नित्य के लिए कुछ को ऑर्डर करता है। थोड़ी ही टाइम में एक सर्वेंट अंदर आके कुछ को उनके सामने वाले काफी टेबल पे रख केबिन से चला जाता है। उस पीछे उसने अपनी नजर को ऊपर नहीं किया था। उसके जाते ही मोक्ष ने काफी टेबल से लंच उठा। सबसे पहले नित्य के प्लेट एक डालता है, उसके बाद खुद के लिए भी लंच निकलता है। फिर बिना अपने खाने को हाथ लगे वो नित्य की प्लेट को उठा लेता है। नित्य उसको कंफ्यूज होकर देखने लगी। आखिर ये उल्टे तो उसकी थी न, मोक्ष ने इस क्यों ले लिया। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही थी कि तभी मोक्ष के प्लेट से एक लेते हुए उसके सामने कर देता है। नित्य एक नज़र उस बाइट को देखती है, फिर मोक्ष को वो फिर से अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोलने वाली थी कि तभी मोक्ष उसके मुंह में खाने से भरे स्पून को डाल देता है। टू बी कंटिन्यूड।